देखिए सर, मॉडर्न फिजिक्स का अगला लेक्चर हम करेंगे, तो इसमें हम स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में सीखेंगे और ज़रा डी ब्रॉगली इक्वेशंस और उसके बारे में ज़रा सा कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ, फिर इन क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, ये मैंने ग्राफ आपको पहले भी बता दिए हैं, फिर आपको बता रहा हूँ। ये ग्राफ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको। तीसरी बार मैं अभी ग्राफ समझा रहा हूँ आपको। जैसे तो इफेक्ट इंटेंसिटी और लाइट कैसे पड़ता है, इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और पोटेंशियल ऑन फोटो करंट में पोटेंशियल का कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल है जो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। आप इससे नीचे करंट जीरो पे आ जा रही ना है। ठीक है, देखो सैचुरेशन करंट पे ये कौन इसमें बड़ा है, I3 बड़ा है, उनकी सैचुरेशन करंट का कैसा इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें। अगला फ्रीक्वेंसी का, इंसिडेंट रेडिएशन का, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अलग अलग केस में सैचुरेशन करंट है, इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इससे फिर बता रहा हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट और रेडिएशन इससे पहले लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए 4 ग्राफ आप अपने दिमाग में बैठा दीजिए। इनके बारे में मैं डिटेल में इससे पहले लेक्चर में करा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपने पहले वो नहीं देख रखा है तो उसको देखिए, फिर इसको देखिए। अब कुछ यूनिट में बता रहा हूँ आपको। इस चैप्टर में मॉडर्न फिजिक्स में जो आए हुए हैं उनके मतलब जो भी टर्म्स आई हैं उनकी यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स को निकालना, मैं फिजिक्स का जो पहला यूनिट है ना, पहला चैप्टर मैंने क्लास जो ले रखी है उसमें सारा ढंग से समझा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये देखिए आप, वेवलेंथ को डायमेंशन L है, इसका मीटर में आप इसका यूनिट होगा। अगर वेवलेंथ का है तो H E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा, आप जानते हैं। E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा से आप HC अपॉन लैम्डा, सॉरी, प्लांक कांस्टेंट का निकालना चाह रहा हूँ मैं, तो प्लांक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, H होता है, H इज इक्वल टू लैम्डा E अपॉन C हो जाएगा। E काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी का मतलब 1/2 mv² भी लिख सकते हैं आप। mv² तो m होगा, v मतलब होता है LT-1। सर मैं इसको बता चुका हूँ आपको, इसलिए स्पीड में करा रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, ये ml² T-2 होगा, हाँ या ना। और लैम्डा क्या होता है, L होता है, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा क्या है, L है, ml³, ये कितना हो जाएगा, ml3 T-2 होगा। और ये स्पीड है, ठीक है, LT-1 हो गया इसका। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है ना, LT-1 हो गया। तो अब आप देखो, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, H का m, L से एक ml² आ जाएगा, और T ये ऊपर जाके प्लस होगा T-1, यही तो आ रहा है। देखो तो ml² T-1, देखो ये है, यूनिट जूल सेकंड है। ठीक है, जूल सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। अगला देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। पोटेंशियल के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला, मैंने इस पहला लेक्चर जो ये मॉडर्न फिजिक्स का करा रखा है सर, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देखो। क्या है, हम जानते हैं V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, W/Q, और Q के लिए आप जानते हो, W को ऐसे रहने दो अभी, Q के लिए आप जानते हो AT, चार्ज है ना, A और T होता है इसका। और W के लिए W बराबर आप FD लिख लो, और F बराबर आप MA लिख लो। D डिस्टेंस है, मतलब L आ जाएगा इसका, और MA का मतलब M ऐसे ही रहा, LT-2 इंटू L, तो कितना आएगा, ml² T-2 आएगा, हाँ या ना। तो W के लिए कितना हो जाएगा, ml² T-2 अपॉन नीचे कितना है, AT। अब आप देखो तो कंपेयर कराओ, ये देखो ml² सेम रहा, T ऊपर आके एक माइनस इसको दे देगा, T-3 हो जाएगा, A ऊपर आएगा, A-1 हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी निकल गया। ये फाइनॉट वर्क फंक्शन, नाम से ही है, वर्क क्या आ रहा है, देखो ये ml² T-2, तो यही आ जाएगा ml² T-2, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट हो जाएगी। अगला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, 1/1 में लिखते हैं ना, 1/, आप जब इसको डिफाइन करोगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो T-1 हो जाता है, और हर्ट्ज में डिनोट करते हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं, फिर मैंने आपको समझा दिया, ऐसे निकालते हैं इनको। ठीक है, अब मैं ज़रा और आगे बढ़ता हूँ सर। इसके बाद मैं पहले आपको ये समझाता हूँ। इसको समझाने से पहले कुछ टर्म्स को और समझाता हूँ मैं, जो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अंदर हम पहला तो पढ़ चुके हैं, जो आपका
E इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। मैं बता रहा हूँ एक एक करके, ध्यान दीजिएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर एच एफ से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, एच एफ को आप एच सी अपॉन लैम्डा भी कह सकते हैं, ठीक है। सी अपॉन लैम्डा एफ की वैल्यू होगी ना, एफ इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, उसके बाद कुछ चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम की अगर हम बात करें, पी से डिनोट करते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, हाँ, मोमेंटम ऑफ फोटोन, चलो लिखता हूँ, मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन पी से डिनोट करेंगे एच अपॉन सी, सॉरी एच अपॉन लैम्डा, एच अपॉन लैम्डा या एच एफ अपॉन सी भी कहते हैं इसको, एच एफ अपॉन सी भी तो कह दोगे, ठीक है। अगला आता है सर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं डब्ल्यू नॉट बराबर एच एफ नॉट, मैं एफ के टर्म्स में लिख रहा हूँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। एच एफ नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। इसको भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। और इसके बाद अगली चीज़ बताऊँ आपको, जो अगली चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपके पास कट ऑफ पोटेंशियल होती है। कट ऑफ पोटेंशियल का मतलब ई वी नॉट के बराबर होता है, और वो जो ई वी नॉट होता है किसके बराबर होता है सर, 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट आपकी ओर को आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, जिस स्पीड से आ रहा है आप रोकोगे तो उतनी उसमें एनर्जी वेस्ट करोगे, उतना वर्क करोगे, यही तो है काइनेटिक एनर्जी हो, वर्क हो, ठीक है। और उसके बाद हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करते थे, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू हुआ करता था एच अपॉन एम वी। ये एच अपॉन एम वी डी ब्रॉगली वेवलेंथ अलग अलग केस में बता रहा हूँ मैं आपको। पार्टिकल का मास m है और विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा जब m मास का पार्टिकल हो जिसकी काइनेटिक एनर्जी k हो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m k। इससे पहले लेक्चर में सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको। तीसरा, इसी डी ब्रॉगली इक्वेशन को आप फॉर्मेट में लिखते हैं, m मास का पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल है और कैरिंग ए चार्ज क्यू नॉट चार्ज वो रखता है और उसका पोटेंशियल v है, तो उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा इस लैम्डा का h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m क्यू नॉट अपॉन v, 2m क्यू अपॉन v। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है सर। और एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ nth ऑर्बिट की अगर आपको निकालनी है लैम्डा n, तो बराबर होता है सर 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए सर, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में ये होनी चाहिए, ठीक, तभी हम इस पर वर्क कर पाएंगे, ठीक हो गया। अब कुछ और चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन फिर करेंगे। पहले ये थ्योरी के आप टर्म्स को समझिए, आप ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं सर, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो इन्हीं पे बेस्ड बनेगा, इतना टिपिकल नहीं बनता। अपने दिमाग में इन चीज़ों को बैठा लो, एक दो बार रिवाइज कर लो, अभी भी बहुत टाइम है, आप कर सकते हैं, ठीक है सर। देखिएगा, हाँ देखिए, अच्छा अगला वर्ड एक आता है सर, मैंने ये समझाया नहीं था आपको, क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या चीज़ होती है, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, हिंदी में इसको अजीब टाइप का नाम होता है, तो क्लोजेस्ट अप्रोच को आप समझो। क्लोजेस्ट अप्रोच कहते किसे हैं सर, ठीक है। ये टर्म मैंने जब वो हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तब समझाया तो था, अब आपको ढंग से समझाता हूँ। देखो क्या होता है, अल्फा स्कैटरिंग जब एक्सपेरिमेंट होता है तो बहुत सारे पार्टिकल में से 10⁻6 पार्टिकल में से कम एक जो आपका एक जो अल्फा कण है, अल्फा कण मतलब वो रिवर्स होता है 180 डिग्री पे, ठीक है, 180 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ न्यूक्लियस है, डेंस टाइप का न्यूक्लियस है। अब अल्फा पार्टिकल आ रहा था अपनी, अब अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल पे जाते हैं। ये देखो अल्फा पार्टिकल आ रहा था, तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं, अल्फा पार्टिकल ये आ रहा था, ठीक है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था तो इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो आगे वो जब न्यूक्लियस की बात करते हैं, जब वहाँ से वो आगे को गया तो वो
क्या हुआ, कुछ एंगल ऊपर चला गया, देखिए कुछ एंगल से चला गया, टकराने के बाद इस एंगल से टकरा गया, और ये है न्यूक्लियस का सेंटर। ओरिजिनल उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, ये ऐसे जाना चाहिए था अल्फा पार्टिकल को, ध्यान से समझो। ये है सेंटर से जाने वाली लाइन, और ये है जो अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है उसकी लाइन। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इस डिस्टेंस को आप बी कहते हैं, उसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, मुड़कर सीधे आगे चला गया, तो नाभिक का जो ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था उसका ओरिजिनल पाथ से मुड़ गया। तो जो नाभिक का जो सेंटर है, उस सेंटर से ये जो इसका ओरिजिनल पाथ है यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। सर क्या कहते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। ये 180 डिग्री वाला कौन सा है, रिट्रीट हो गया, वापस आ गया, तो क्लोजेस्ट अप्रोच की कहानी आप समझें। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, वो जो डिस्टेंस होती है क्लोजेस्ट अप्रोच की, वो R0 से अगर मैं डिनोट करूँ, यहाँ मैंने B लिखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है R0 लिखूँ या B लिखूँ। B इज इक्वस टू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू जेड इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन के। पहली बात तो ये होगी, R0 क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ सकता है कि क्लोजेस्ट अप्रोच किस किस पे डिपेंड करता है। देखिए ये डिपेंड कर रहा है इस पे। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सर, वो मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल रेडियस जो डिनोट होता है Rn से, Rn बराबर होता है सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर। ये पूरा रिजल्ट आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल और केवल ये ध्यान रखना है Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। ये रिजल्ट याद रख लो, ख़त्म कहानी। ठीक है, तो Rn इज़ प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इसको मैं यूज करूँगा क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। फिर बोल दे रहा हूँ मैं Rn इस तरीके से। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट की अगर निकालता हूँ तो उसको डिनोट करता हूँ Vn से, और उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन NH। सर ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बताता हूँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, और टोटल एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी जो होती है निगेटिव ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम ऑफ, ऑर्बिटल एनर्जी में 2 टाइम ऑफ एनर्जी होती है। अभी क्वेश्चन आएगा वहीं पे समझाऊंगा मैं इसको, इस चीज़ को। क्वेश्चन मैंने लिया है इसका, उस क्वेश्चन पे ही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी समझाऊंगा। ठीक है, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं सर। क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में समझाया मैंने, R और N के बारे में समझाया। अब जो मैं ये बता रहा हूँ आपको सीरीज़, जो ये स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं, ये स्पेक्ट्रल लाइन्स के बारे में समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ना सर, इससे क्वेश्चन कितने तरीके के बनते हैं वो सारे बता रहा हूँ। एक तो इससे जो क्वेश्चन बनेगा वेवलेंथ निकालने के लिए बनता है। दूसरा पूछता है कि स्पेक्ट्रल लाइन जो भी हैं किस किस में लाई करती हैं। देखिएगा ये जो डायग्राम बना हुआ है हमसे क्या कहता है, देखिए ये ग्राउंड स्टेट पे हैं, ये आपके पास अलग अलग स्टेट में हैं। ये -13.6 ये एनर्जी की वैल्यू है n बराबर 1 पे, ध्यान दीजिएगा n बराबर 1। फिर n बराबर 2 पे एनर्जी की वैल्यू -3.40 हो जाती है, n बराबर 3, और ये एनर्जी है यहाँ पे 0 हो जाती है, कहीं जाके इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाती है। ठीक है, तो अब ये इस पोर्शन पे 0 हो जाएगी। अब आप देखिएगा ये जो सीरीज़ है, ये लाइमन सीरीज़ है। ये लाइमन सीरीज़ किसे कहते हैं अभी समझाता हूँ मैं, उसको लिख के समझाता हूँ। और ये बामर सीरीज़ है ये वाली। आपको यहाँ इस चीज़, ये पिक्चर इसलिए मैंने बना रखा है, मतलब अपलोड कर रखा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लाइमन सीरीज़ अल्ट्रा वायलेट रीजन पे लाई करती है, बामर सीरीज़ जो होती है विजिबल रीजन पे लाई करती है। क्वेश्चन पूछता है ये। और पास्चन और ब्रैकेट सीरीज़ जो है आपकी, ये इंफ्रारेड पे लाई करती हैं। इसके बाद भी आता है पी फंड सीरीज आती है, वो फार इंफ्रारेड हो जाता है। आप इनको ध्यान रखिए, ये होगी, ये आपके पास ये 4 तरीके की सीरीज, ये याद रखनी है आपको। अब होता क्या है, जो ये लाइमन सीरीज की बात कर रहा है बार बार,
वो लाइमन सीरीज़ का मैं फॉर्मूला बताता हूँ। लाइमन सीरीज़ होता क्या है? लाइमन सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं सर, उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 1/λ इज इक्वल टू आर रिडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज होता है। और इस लाइमन के लिए, लाइमन बता रहा हूँ हमें, लाइमन सीरीज को बता रहा हूँ, इसके लिए n1 फिक्स होता है 1 और n2 की जो वैल्यू होती है सर 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फाइनाइट तक। देखो n1 फिक्स है और ये लाइन कहाँ से आ रही है? 2 से आ रही है, 3 से आ रही है, 4 से आ रही है, 5 से आ रही है, तो डॉट 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 ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लाइन यहीं से बनेंगी। इसमें लाइन और कम हो जाएंगी, यहाँ लाइन ऊपर को जाएंगी तो कम नहीं हो जाएंगी, इसमें तो सबसे ज़्यादा आएंगी ना, सबसे ज़्यादा लाइन यहीं पे आ रही है। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहली बात, ये एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ना सर, एनर्जी जो लिख रहा हूँ मैं, En इज इक्वल टू होता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर जैसे ही 1 रखोगे अपने आप ही ये आएगा, नहीं आएगा? देखो -13.6। ठीक है, E1 जो एनर्जी एसोसिएटेड डिफरेंट ऑर्बिट पे होती है, E1 कितनी होती है? -13.6। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। n बराबर 2 रखो तो 4 से भाग करना पड़ेगा। जब 4 से भाग करोगे आप, 2 का स्क्वायर 4 से, तो कितना आ जाएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। फिर 3 रखोगे तो किससे भाग करोगे? 9 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? इतना। तो ये nth ऑर्बिट की एनर्जी थी, तो वो एनर्जी ऐसा। अब इसी तरीके से इनफाइनाइट ऑर्बिट, ये 0 लिखा है ना यहाँ पे, इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी? -13.6 अपॉन कितना? इन्फिनिटी, तो वो बराबर 0 हो जाएगी। तो इनफाइनाइट वाला जो है ना, ये लाइन बनी हुई है, ये इन्फिनिटी वाला है। ठीक है, तो इन्फिनिटी वाले की कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मैंने आपको ये क्या समझाया? पहली बात, लाइमन सीरीज का जो लैम्डा निकालने का फॉर्मूला होगा ये होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट को भी हम यूज करेंगे। तो n1 इसके लिए फिक्स होता है 1, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है, और n2 2, 3, 4 होते हैं। आगे को बढ़ता जाएगा। अब दूसरा बताता हूँ सर, बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए जो 1/λ होगा सर, RH, इसके लिए n1 फिक्स हो जाता है 2 पे, 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब n2 क्या होगा यहाँ पे? n2 बराबर हो जाएगा 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। यहाँ n1 n2 कितना था? 2, 3, 4। सर क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है, फिर बता रहा हूँ इसी से। और इसका लैम्डा निकालना तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा। किस रीजन में लाई करता है? विजिबल रीजन में, बामर। ठीक है, इसी तरीके से आप मेरे से कहेंगे पाश्चन। पाश्चन के लिए 1/λ पाश्चन आप लिख दो तो वैल्यू हो जाएगी 1 RH फिक्स हुआ, और यहाँ RH ऐसे ही रहा। ये होता है सर 3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला क्या बनेगा? n2 स्क्वायर। क्या था पहले? लाइमन, बामर, पाश्चन, ऐसे ही याद रखना आपको। ठीक है, तो ये n2 की जो वैल्यू इस पे लाई करेगी सर, n2 बराबर क्या होगा? क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन भी ले रखे अभी बताऊंगा। n2 बराबर बताओ इसके लिए क्या होगा? 4, 5, 6 डॉट डॉट, ये हो जाएगा n2 की वैल्यू। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, इसी तरीके से आपके पास आगे 2 ब्रैकेट सीरीज होती है और फंड सीरीज होती है, उनको भी आप चेक कर सकते हैं, आगे बढ़ जाएगा वो। ठीक है, जैसे इसके बाद आपका क्या आया? ब्रैकेट आई। ब्रैकेट के लिए n1 फिक्स हो जाएगा 4 पे और n2 5, 6, 7 से आगे को बढ़ेगा। ये स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया सर। स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती हैं, कैसे इनका यूज करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं आपको ये समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। हम स्पेक्ट्रल लाइन तो हम समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन आइए, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अभी हमने यही तो पढ़ा, कैसे होती है वो? -13.6 अपॉन n² होती थी ना। तो n² की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर 1 होता है, तो इसलिए ये हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, पहली बात, हाइड्रोजन एटम के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फॉर्मूला मैं बता रहा था। जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम के लिए सर, पहली बात ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होती है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए जो टोटल एनर्जी होगी उसका निगेटिव होगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सर, 2 टाइम ऑफ
टू टाइम ऑफ टोटल एनर्जी हो जाती है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने। अब क्वेश्चन पढ़ो। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना है, व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बता तो रहा हूँ मैं। तो अब आप देखो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, पहले टोटल एनर्जी कितनी आएगी। टोटल एनर्जी अगर हम बात करें कितनी है, ग्राउंड स्टेट की टोटल एनर्जी है कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, कहा मैंने, काइनेटिक एनर्जी होती है निगेटिव टाइम ऑफ टोटल एनर्जी। तो कितनी हो जाएगी, निगेटिव ऑफ -13.6 बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, याद रख लो इसको। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो कहा 2 टाइम टोटल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए, माइनस का साइन पहले 2 इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 27 कुछ आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। सर देखो ये फॉर्मूला होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा आपको समझाता हूँ। इस फॉर्मूले को आप याद रख लो कि स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमारे पास n इज n, ये जो n लिखा है n इज क्वांटम नंबर, n इज क्वांटम नंबर ऑफ हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजिशन जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजिशन में जो इन्वॉल्व्ड है हाईएस्ट लेवल पे, वो उसका क्वांटम नंबर है n। तो उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स होती है, नंबर मतलब कैपिटल N से डिनोट कर देता हूँ मैं सर, वो होती हैं n इंटू n-1/2। स्मॉल n के बारे में मैंने लिख दिया, ये क्या है। तो अब आओ, हाइड्रोजन ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड हाइड्रोजन एटम व्हेन इट इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया है, एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, थर्ड है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हुआ, n बराबर 4 आएगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में n बराबर 4 होता है सर, ध्यान दीजिएगा, एक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमें निकालनी है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n की वैल्यू कितनी रखूँगा मैं, क्योंकि n वो कह रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में n बराबर 4 होता है सर, n बराबर 4 होता है थर्ड वाले में। तो कैपिटल N नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो जाएंगी, n इंटू n-1/2। तो कितना आ जाएगा, रख दो आप, कितना आएगा ये, 4 इंटू 3/2 मतलब 6 आ जाएंगी, 6 स्पेक्ट्रल लाइन हो जाएंगी। कैसे होंगी देखो, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है। अरे यार बनाता हूँ इसको मैं, ध्यान दीजिए क्या कहा, ये n बराबर 1 है सर। अरे फिर सीधा नहीं बन रहा है यार, टेढ़ा क्यों हो जा रहा है ये राइटिंग, इसमें पैड पे, तो इस पे राइटिंग पैड पे बड़ी ख़राब हो जाती है यार। ये है n बराबर 1, ग्राउंड स्टेट कहते हैं इसको, n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट होती है। पहला एक्साइटेड स्टेट जो होता है वो यहाँ से आता है n बराबर 2 पे, n बराबर 2 पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। पहली बात ये भी समझ लो, एक क्वेश्चन ये भी बन गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और n बराबर 3 पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 4 पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी। अब आप देखो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से जब पहले एक यहाँ पे आएगा, 4 से थर्ड पे आएगा, फिर 4 से आपका इस पे आएगा, और 4 से आपका अगला इस पे आएगा। ठीक है, तो कितनी लाइन बन रही है देखो, और क्या क्या हो सकता है इसमें। अब फिर 3 की 3 बन गई, इससे यहाँ आ सकता है और इससे यहाँ आ सकता है, इससे 2 ही बनेंगी, और इससे केवल यहाँ पे आ सकता है ना। अब काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, ये तो हमने एक्साइटेड स्टेट छोटा था तो निकाल ली। लेकिन अब आपका डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको पता है, एक्साइटेड स्टेट पहला n बराबर 1 नहीं होता है, पहला एक्साइटेड स्टेट n बराबर 2 के लिए होता है। तो अब आपको मैंने ये रिजल्ट समझा दिया, आप आसानी से आप निकाल सकते हैं सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है देखो, इसको भी समझते हैं।
ये कह रहा है डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी। सर आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करो कह रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट एनर्जी की जो किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ग्राउंड स्टेट से, वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। किसी एटम के जो ग्राउंड स्टेट में से जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ग्राउंड स्टेट में था, ये ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन था, इसको रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो ही क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अगला क्या कह रहा था? द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए अभी तो बताई थी मैंने कि इतनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, ये होती है हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेडियाई? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो सर। मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नहीं बना रखा है, ऐसे ही समझा दिया। अभी आपको समझाया था मैंने कि आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। यहाँ क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द रेशियो? रेशियो निकालना है आपको। तो आर अगर एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर, तो ये क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द रेडियाई ऑफ ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n बराबर 2 होता है, ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर 1 होता है। अभी तो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो अब आपको क्या निकालना है? R1/R2 निकालना है, इन दोनों का रेशियो। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये क्या होगा? डायरेक्ट N1/N2 का होल स्क्वायर होगा, हाँ या ना? तो N1/N2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? N1/N2 का स्क्वायर मतलब बताइए सर, N1/N2 का स्क्वायर। तो N1 कितना है और N2 कितना है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N के होगा, तो R1/R2 निकालना है ना मुझे। क्या रहा है? करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज दिस और ग्राउंड स्टेट इज दिस, ग्राउंड स्टेट। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो कितना आएगा? 4/1, तो 4:1 आ जाएगा। 4:1 का रेशियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये। फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट एनर्जेटिक, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन का आपको निकालना है। स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर एंड पाश्चन। बामर के लिए अगर फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, 1/λ फॉर बामर इज इक्वल टू क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू इसके लिए N1 फिक्स होता है 2, -1/n स्क्वायर, -1/n स्क्वायर। अब हाईएस्ट एनर्जी कहाँ होगी? जब n इन्फिनिटी की ओर जाएगा तब एनर्जी हाईएस्ट होगी, क्योंकि नीचे निगेटिव होती है, निगेटिव से हम पॉजिटिव की ओर जाते हैं, लास्ट में इन्फिनिटी पे 0 आता है ना। हाईएस्ट एनर्जी कहाँ होगा? जब n इन्फिनिटी की ओर जाएगा। जैसे ही आप n को इन्फिनिटी की ओर ले जाओगे सर, तो ये जो लैम्डा बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? पलट जाएगा ना, 4/r हो जाएगा। एक्चुअली 1/λ r/4 आएगा, तो लैम्डा बामर के लिए कितनी हो जाएगी? 4/r आ जाएगा। समझ रहे हैं? लैम्डा इतना हो जाएगा। क्या कह रहा था वो? फाइंड द रेशियो बिटवीन वेवलेंथ ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर एंड पाश्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बामर के लिए तो ये आ गया। अब इसी तरीके से पाश्चन के लिए, जब मैं पाश्चन के लिए फॉर्मूला निकालूंगा तो R इंटू पाश्चन के लिए फिक्स होता है ये 3 पे, -1/n स्क्वायर। जब n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो 1/λp पाश्चन के लिए क्या हो जाएगा? R/9 एज n टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो ये तो हाईएस्ट मिलेगा। मोस्ट एनर्जेटिक कह रहा है ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी पॉजिटिव में आएगी, वो ऊपर को जाते समय बनती है। तो लैम्डा पाश्चन के लिए क्या हो जाएगा? 9/r हो जाएगा। पाश्चन के लिए लैम्डा क्या हो जाएगा? 9/r हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है? इन दोनों का रेशियो निकालना है। किसका? लैम्डा बामर रेशियो लैम्डा पाश्चन। तो कितना आ जाएगा सर? R तो कांस्टेंट हो गया, 4:9 खुद ही बन गया ये। 4:9 का रेशियो आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा आपको, क्या दिक्कत है? आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, कैसे भी बनाए, हमें थ्योरी पता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन और लिखा है, देखो, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। समझो सर, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर किसके लिए कह रहा है?
इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, पहली बात तो इसी को निकाल लेते हैं। इन विच रीजन इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ड्रज, किस स्पेक्ट्रम में होती है बामर? अभी तो बताया था बामर कौन से विजिबल रीजन में आती है। सेकंड वाले का तो आंसर आ गया। इन विच रीजन लाई, मतलब किस रीजन में लाई करती है बताइए? विजिबल रीजन में। ये बामर जो होती है ना सर, ये होती है विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में। किस रीजन में होती है? विजिबल रीजन में। ठीक, अब बामर के लिए, बामर ही कह रहा है ना, 1/λ b इज इक्वल टू, अभी बताया था मैंने, r, इसके लिए ये n1 फिक्स होता है और n2 की वैल्यू n2 स्क्वायर, n2 की जो वैल्यू आती है 3 4 5 डॉट डॉट आती है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तभी मिलेगी आपको जब ये वाला पोर्शन जीरो होगा। तो ये वाला पोर्शन जीरो तभी होगा जब आपके पास, क्योंकि ये रिवर्स का रिलेशन है ना, जब आपके पास n2 टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आप n2 को क्या रख दो? इन्फिनिटी रखोगे तो r अपॉन कितनी हो जाएगी? 4। r अपॉन क्या हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई सर? लैम्डा बामर इज इक्वल टू 4/r। अब निकाल दो, r की वैल्यू होती है लैम्डा इज इक्वल टू 4/r की वैल्यू होती है रिडबर्ग कांस्टेंट की 1.097। एग्जाम में दी होगी तो बढ़िया, नहीं तो अगर आप दिमाग में बैठा लो तो और अच्छा है। इतना हो जाएगा। आप फॉर्मूला भी देख लो ना, ये फॉर्मूला भी समझ जाओगे ना तो चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो सर जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये आती है 364 × 10⁻⁻7 मीटर के ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये आ जाती है इतनी, इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे सर। तो ये मॉडर्न फिजिक्स में मैंने आपको जो ये लेक्चर कराए हैं, इनको आप एक एक करके फर्स्ट से लास्ट तक देखिए, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिलेगा सर एग्ज़ाम में। अभी तो मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट ही हुई है ये। ठीक है, इसके बाद 3-4 और लेक्चर देता हूँ तो पूरी मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगी। कहाँ तक? आपको मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन तक ले जाऊँगा मैं इसमें। ठीक है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन लास्ट वाला टॉपिक था ना। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम, तो वहाँ तक की, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम तक सारा कुछ मैं बता दे रहा हूँ। आप इसको ढंग से देखिए।